देखो, ये जो पिछले शनिवार को हमने एमवीसी का प्रोग्राम बनाया था, है ना, पिछले डेमो में, वो है ये अपना HTML फॉर्म है। मैंने केवल उसका नाम आज बदल दिया है, फॉर्म का नाम। वो रिसेंटली ऊपर आ जाए ना, इसलिए लिस्ट में। ये एक्शन मतलब ये सर्वलेट का यूआरएल, ये सर्वलेट रन होगी जब अपना ये फॉर्म सबमिट होगा, जिसमें हम क्लाइंट से 1 और 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे नाम भी क्या रखा है हमने टेक्स्ट बॉक्स के, नंबर 1 एंड नंबर 2। और फिर आ, या अपना सर्वलेट, सर्वलेट एमवीसी, है ना, ये सर्वलेट अपना, जिसमें हमने क्लाइंट ने जो HTML फॉर्म में नंबर्स इनपुट किए हैं, उनको यहाँ पे हमने रिट्रीव किया, नंबर 1 और नंबर 2, और 2 वेरिएबल्स में स्टोर किया। फिर उन दोनों वेरिएबल्स का एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया। ठीक है। और इस इन्हीं चीज के बीच में देर इज आवर बिन ऑल्सो, हमारा बिन भी है। मेरे ख्याल से बिन का नाम बिन नम डॉट जावा। हाँ, ये हमारा बिन क्लास है ना, जिसका नाम हमने बिन नम, और उसमें 3 प्रॉपर्टीज, N1 N2 और रिजल्ट। कंस्ट्रक्टर जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं, N1 N2 और N3 के लिए। फिर गेटर मेथड्स, देखो सेटर मेथड्स की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बिन की वैल्यू हम सर्वलेट से सेट करने वाले हैं, और सर्वलेट से सेट करते हैं तो फिर जेएसपी में तो केवल उसको गेट ही करना है। इस वजह से हमने केवल गेटर प्रॉपर्टीज लिखी, मेथड्स लिखी है, गेट N1 गेट N2 एंड गेट रिजल्ट, है ना। ये अपना बिन क्लास की, जिसको हम यहाँ से सेट कर रहे हैं सर्वलेट से। सर्वलेट में हमने उस बिन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो वो बिन जो है अपना, वो कौन से पैकेज में है, बिन्स पैकेज। यहाँ पे देखो, आपका अगर ध्यान पड़ा हो तो ये पैकेज बिन्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसको एक्सेस किया, बिन्स डॉट बिनम इज इक्वल टू न्यू बिनम, 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दी। वो जो 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, उसमें से पहली जो है वो क्लाइंट की एंटर की हुई वैल्यू, पहली, दूसरी, और फिर रिजल्ट, तीसरा वाला रिजल्ट। और फिर हमने उसको रखा कहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। कहाँ पे रखा, रिक्वेस्ट में। बिन को नाम क्या दिया, उसको रिजल्ट, और वैल्यू उसकी नम बिन, मतलब नम बिन में जो डेटा है वो पूरा ऑब्जेक्ट ही हमने रिक्वेस्ट पे रख दिया, जिससे जेएसपी का पेज उसको एक्सेस कर पाए। फिर यहां से रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया, करंट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए। कौन से पेज के लिए, अपने वेब INF में MVC JSP डॉट JSP पेज। तो वो JSP पेज भी हमारे पास है। वो JSP का पेज भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, MVC डॉट JSP। देखो इसी की बात हो रही है यहाँ पे, MVC JSP डॉट JSP। तो ये हमारा JSP का पेज। यहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट प्रेजेंट करना है। वो रिजल्ट कहाँ पे रखा है, रिक्वेस्ट में। तो पहले उस बिन को, जो रिक्वेस्ट में रखा है बिन, हमने यहां से क्या नाम दिया था बिन को, रिजल्ट। उस बिन को पहले हमने एक्सेस किया, आईडी इक्वल टू रिजल्ट, टाइप इक्वल टू बिन्स डॉट बिनम। यहाँ पे आईडी में हमें वही नाम देना है जो वहां पे सर्वलेट से रखा है। कौन सी जगह से लेना है उसको, रिक्वेस्ट। कहाँ पे रखा है हमने उसको, रिक्वेस्ट में। तो रिक्वेस्ट से उसको निकालना है। अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि भाई सम ऑफ, उस बिन के अंदर जो N1 है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, N1 एंड
N2 JSP get property and सॉरी इज रिजल्ट, ये सब हमने किया था। ठीक है ना। अब ये पीसी मेरा बदल गया है, तो यहाँ पे मुझे सर्वलेट की जो क्लास फाइल्स है वापस तो नहीं करूंगा मैं उनको कंपाइल, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्लास फाइल अवेलेबल है। तो मैं इसको कॉपी करके सर्वर में रख देता हूँ। सर्वर में रूट में वेब INF क्लासेस फोल्डर यहाँ पे नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पीसी में ये पहली बार हो रहा है। ये दोनों क्लास, सॉरी ये तो दूसरा क्लास आ गया। बिन डेमो वाला कहाँ गया? ये बिन नम डॉट क्लास। अब देखो, एक्चुअली जो हमारा सर्वलेट वो V4U में है और बिन जो है बिन्स में है, तो यहाँ पे दो और फोल्डर बनाने पड़ेंगे हमें। एक फोल्डर का नाम देंगे हम V4U, अपना सर्वलेट उसमें रखेंगे, और दूसरा एक फोल्डर बनाएंगे बिन्स, और ये क्लास उसमें रखेंगे। ठीक है। अब अपना जो HTML पेज है उसे भी हमें ये वाला रूट में रखना होगा, वेब INF के बाहर रख दिया। और जो JSP पेज है अपना, उसे हम रखेंगे वेब INF के अंदर। हमने यहाँ पे पाथ में लिखा है वेब INF, और हाँ डायरेक्टली वेब INF के अंदर। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वेब डॉट XML में थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा अपनी सर्वलेट के बारे में। क्या लिखते हैं हम सर्वलेट के बारे में? सर्वलेट नेम, सर्वलेट 1, फिर सर्वलेट क्लास, क्लास है उसका V4U डॉट, फिर अगेन सर्वलेट नेम और URL पैटर्न। यूआरएल पैटर्न में हमें क्या देना है, जो हमने यहाँ पे फॉर्म में दिया है वो MVC डेमो। ये सब हम लिखते हैं सर्वलेट टेक के अंदर, ये दोनों चीज। और ये सर्वलेट मैपिंग। बराबर है ना? कोई गलती मिस्टेक हो तो बताना मुझे। सर्वलेट, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम, यूआरएल पैटर्न, सर्वलेट मैपिंग। अब हम ये सब कुछ करने के बाद सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। और फिर यहाँ से अपने HTML फॉर्म को पहले रन करेंगे, जिसका नाम है MVC form डॉट HTML। ठीक है। यहाँ पे हम दो वैल्यूज एंटर करेंगे और सम पे क्लिक करेंगे। MVC डेमो इज नॉट अवेलेबल।
MVC demo is not available, web.xml सेव नहीं किया है इसको। हो गया सेव, अभी रिस्टार्ट करना होगा। सर्विस स्टार्ट होने के बाद अगेन हम HTML फॉर्म को रन करेंगे। तो क्या हुआ, सर्विस स्टार्ट तो हो गई है, फॉर्म HTML नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे। शायद मेरे ख्याल से हमने गलती की है लिखने में। किसी के ध्यान में आ रहा है कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई हो ऐसा? सम ऑफ 10 and 5 is 15। ये हमने पिछले हफ्ते किया था। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरा JSP पेज है ना, चलो मैं यहाँ पे JSP पेज जो मेरा ई ड्राइव वाला खुला है उसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली जो JSP पेज मैंने यहाँ पे रखा है ना वेब INF में, उसी को ओपन करके अपडेट करता हूँ, जिससे मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, अब ये मेरा JSP पेज कि जहां पे हमने वो सम ऑफ 10 and 5 is 15 डिस्प्ले करने के लिए इतना सारा लिखा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरी फाइल में कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये भी निकाल देना है, वो लाइन भी। देखो हमने ये सब किया तब जाके सम ऑफ 10 and 5 is 15 आया था। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज का उपयोग करता हूँ। देखिए H3 फॉन्ट में सम ऑफ, फिर हम क्या लिखेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स में जो सर्वलेट में रखा है रिजल्ट, उसका नाम क्या दिया है, की रिजल्ट, रिजल्ट डॉट, फिर बिन में जो वो डेटा है उसका नाम क्या है, N1 N2 और RES, N1 एंड N2 इज RES। ठीक है, देखो सम ऑफ 10 and 50 is 60। तो ये है एक्सप्रेशन लैंग्वेज का पावर। देखो ये चीज जो थोड़ी देर पहले हमने, देखो यही चीज अचीव करने के लिए हम कितना लिखते थे, ये इतना सारा, और वही चीज एक्सप्रेशन लैंग्वेज के जरिए इतना लिख के हो सकती है। मतलब ये जो लिखा है हमने, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। ये जो लिखा है N2 उसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, और ये जो लिखा है उसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। तो काफी हमारा काम सरल हो जाता है, काफी कोड हमारा क्या हो जाता है, इजी भी हो जाता है, और काफी सारी सुविधाएं भी मिलती है। देखो हम अगर सर्वलेट से यहाँ पे हमने सपोज रिक्वेस्ट में रखा है, ठीक है, ये जो डेटा है वो मैंने रिक्वेस्ट में रखा है, तो यहाँ पे हम, आप देखो कि हमें स्कोप मेंशन करना पड़ता है कि भाई रिक्वेस्ट से मुझे वो डेटा चाहिए। अगर समझ लो कि यही सिंटेक्स हम रहने दें, यही सिंटेक्स हम वहां पे
जो थी पहले वो रहने दे, और केवल मैं यहाँ पे स्कोप मेंशन ना करूं, तो क्या होगा? स्कोप अगर मैं मेंशन नहीं करता हूं तो क्या होगा? तो वो कहाँ पे ढूंढेगा? करंट पेज में ढूंढेगा। देखो, अगर हम स्कोप मेंशन ही नहीं करते हैं तो वो करंट पेज में ढूंढेगा, और करंट पेज में उसको वो बिन नहीं मिलेगा, बिन रिजल्ट, रिजल्ट नाम का कोई बिन उसको करंट स्कोप में नहीं मिल रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। क्योंकि हमने रखा है रिजल्ट में और हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया स्कोप, तो वो बाय डिफॉल्ट पेज में ढूंढेगा, और पेज में नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये होता है अपने जब जेएसपी यूज बिन गेट प्रॉपर्टी सेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब। लेकिन जब हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज किया दोस्तों, तो क्या हुआ? जब हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज किया तो हमने यहाँ पे स्कोप तो लिखा ही नहीं है, और हमने यहाँ पे स्कोप नहीं लिखा है, तो वो क्या करेगा? वो पहले करंट पेज में ढूंढेगा। अगर वहां पे नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ के वो करंट रिक्वेस्ट में ढूंढेगा बिन को। वहां पे भी नहीं मिलता तो वो करंट सेशन में ढूंढेगा। वहां पे भी नहीं मिलता तो वो करंट एप्लीकेशन में ढूंढेगा। जहां पे उसे मिल जाता है वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा और डेटा निकाल के डिस्प्ले कर देगा। और कहीं पे भी मान लो अगर उसको डेटा नहीं मिलता तो वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। कहने का मतलब कि देखो, यहाँ पे जो सर्वलेट से हमने डेटा रखा है वो रिक्वेस्ट में रखा है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये जो रिजल्ट है ना बिन, वो मैंने कहाँ पे रखा है? रिक्वेस्ट में रखा है, रिक्वेस्ट स्कोप डॉट, ऐसा लिख सकते हैं स्पेसिफिक चाहिए तो, कि भाई मैंने रिक्वेस्ट में रखा है, वहां से मुझे चाहिए। प्री डिफाइंड वेरिएबल्स जो हमने कल चर्चा की थी और आज सुबह रिवीजन किया था, उसकी बात है ये, रिक्वेस्ट स्कोप, एक्सप्रेशन लैंग्वेज के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। अब मान लो कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेशन स्कोप गलती से या वॉट एवर, यहाँ पे आपने सेशन स्कोप लिख दिया कि भाई सेशन में जो मैंने बिन रखा है रिजल्ट नाम का, उसकी N1 प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। अब देखते क्या होता है। सम ऑफ एम्प्टी, कुछ नहीं। जहां पे हमने N1 को एक्सेस किया तो N1 मिला नहीं उसको, हमने कहा कि भाई सेशन में रखा हुआ रिजल्ट उसकी प्रॉपर्टी N1, सेशन में तो कोई रिजल्ट नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसने कोई एरर नहीं दी, एम्प्टी रख दिया। देखो वहां पे ऑफ और एंड के बीच में एम्प्टी। बट वो अगर हम जेएसपी गेट प्रॉपर्टी यूज बिन का उपयोग करते तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है एरर का, थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो ये पावरनेस है एक्सप्रेशन लैंग्वेज की। काफी सारी सिंटेक्स दी है, काफी सारे नोटेशन भी दी है हमें, एरे सिंटेक्स भी, एरे नोटेशन भी दिया है हमें जो हम यूज कर सकते हैं। क्या हुआ? सम ऑफ 50 and 6 is 56, ये हमने एरे नोटेशन से यूज किया, एक्सेस किया। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बट डॉट ज्यादा कन्वीनियंट रहता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, हैज एनीबॉडी एनी डाउट? No, sir. No, sir.